प्रॉपर्टी खरीदते समय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। नीचे कुछ मुख्य बिंदु दिए जा रहे हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, पहला बिंदु है बजट और वित्तीय योजना। अपने बजट को पहले से तय करें और होम लोन की संभावनाएं जांचें कि क्या आपको होम लोन मिल सकता है, आपकी आय कितनी है, इन सब चीजों को देख लें। संपत्ति की कुल लागत, बिक्री मूल्य, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन की फीस, अन्य शुल्क, इनका भी ध्यान रखें। कभी कभी हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कितने में आएगा, कोई भी भूखंड है कि ये कितने का आएगा, उतनी हमने धन की व्यवस्था कर ली, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी हम भूल गए, रजिस्ट्रेशन फीस भूल गए और अन्य शुल्क, उनके बारे में भी हमने विचार नहीं किया। तो इन सब का आकलन करें। अतिरिक्त खर्चों जैसे मेंटेनेंस चार्ज, संपत्ति कर आदि को भी ध्यान में रखें। यह था हमारा पहला बिंदु, बजट और वित्तीय योजना अति आवश्यक है। इसके बाद में आता है दूसरा बिंदु, स्थान और कनेक्टिविटी। मित्रों, आप लोग कहते हैं कि आप हिंदी के शब्द अधिक उपयोग में लेते हैं, तो कोई नहीं, आपको इस प्रकार से बताएंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। तो प्लेस एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो आप कोई भी एस्टेट ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, कोई शॉप ले रहे हैं अथवा कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो संपत्ति का स्थान आपकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाजनक हो। अब सुविधाएं क्या क्या होती हैं आप देख लीजिए, यानी जो फैसिलिटीज और कनेक्टिविटी है उनका ध्यान रखना है। आसपास विद्यालय होना चाहिए। मान लो नई जगह आप जाकर रह रहे हैं अथवा संपत्ति को किसी अन्य को बेच रहे हैं, तो आसपास विद्यालय होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षा अति आवश्यक है। अस्पताल होना आवश्यक है। बाजार वहां होना चाहिए। परिवहन सुविधाएं, आप कहीं पर चले गए, आपको पता चला यहाँ बसें आती जाती ही नहीं है, 10-10 किलोमीटर तक बसों का आता पता नहीं है, तो ऐसे स्थान पर भी कोई भूखंड लेना वो कष्टदायक हो सकता है, भविष्य के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। और अन्य आधारभूत सेवाएं, बिजली है, पानी है, भाई पानी के बिना क्या है, ठीक है। क्षेत्र के भविष्य में विकास की संभावनाएं हों। अच्छा, विकास की संभावना यदि होंगी तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है, यानी हिंदी में बोले तो पुनर्विक्रय का ये जो वैल्यू है वह बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं, यानी वहां कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, कोई कोचिंग हब बनने वाला है, कोई व्यापारिक गतिविधियां बड़ी होने वाली हैं, तो वहां पर क्या होगा, उसकी वैल्यू अत्यधिक बढ़ेगी और भविष्य में आपको लाभ होगा। इसके अलावा देखिएगा, कानूनी वैधता और दस्तावेजों का परीक्षण। आप टेस्ट कर ले कि लीगली वो जो डॉक्यूमेंट्स है उस भूखंड के जो आप खरीद रहे हैं वो वैध है या नहीं, इसलिए दस्तावेजों का परीक्षण अवश्य कर ले। प्रॉपर्टी का स्वामित्व सही व्यक्ति के पास है अथवा नहीं, यह जांच ले। आपको सपोज करो XYZ पर्सन प्रॉपर्टी बेच रहा है और कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, और पता चला वह प्रॉपर्टी ABC के नाम है, तो यह भी उचित नहीं है। तो आप देख लें, कागजों को अच्छी तरह जांच ले। भूमि या अपार्टमेंट के कागजात भी देख ले, टाइटल डीड देखें, इनकम ब्रांच सर्टिफिकेट भी देख ले और सेल एग्रीमेंट आदि की भी पुष्टि करे। कभी कभी क्या होता है कि सोसाइटी डेवलपर्स जो हैं, यानी जिनका सोसाइटी रजिस्टर्ड है सहकारी समितियों में, और वो क्या करते हैं कि किसी किसान की जमीन ली और उसमें प्लॉटिंग वगैरह कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या एक सरेंडर लेटर होता है वो वहां नहीं होता है, तब बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विधिक विवाद या ऋण न हो। मान लो वहां लोन ले रखा है पहले से, तो वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो आप इसको देखें, यानी पहले वाले मूल स्वामी ने उस पर लोन ले रखा है, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। यदि संपत्ति किसी हाउसिंग अथॉरिटी की है, यानी किसी भी गृह प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण की है, तो वो खुद की हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो अप्रूव्ड है या नहीं,
यदि आपको अप्रूव्ड चाहिए तो अप्रूव्ड का भी ध्यान रखना है। जैसे रेरा से अप्रूव्ड हो, जेडीए से हो, अथवा जोड़ा जोधपुर डेवलपमेंट, जहां भी आप लें, जिस भी नगर में, डीडीए वगैरह, इनसे अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो अप्रूव्ड है तो उसकी पुष्टि करें, अनअप्रूव्ड है तो वो सस्ती होंगी, उसकी भी पुष्टि करें। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। निर्माण की गुणवत्ता और डेवलपर की विश्वसनीयता। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लो फ्लैट है, विला है, डुप्लेक्स है, तो यदि नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बिल्डर की साख और उसकी पुरानी परियोजनाओं की गुणवत्ता जांच लें। निर्माण की सामग्री, फिनिशिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देखें। अपार्टमेंट्स के मामले में मेंटेनेंस सुविधाओं और सुरक्षा मानकों की पुष्टि करें। मित्रों, ये सब बहुत आवश्यक है। आप देख लें भाई, पहले की उसकी योजना, मान लो 5 साल पुरानी किसी योजना पे पहुंच जाओ और देखो क्या स्थिति है। अगर वहां चूना जड़ रहा है, दीवारें, मान लो दीवारों से प्लास्टर उतर रहा है, तो ऐसी स्थितियां हो ना, तो आप समझ लो कि भाई इसकी निर्माण सामग्री अच्छी नहीं है। और यदि वो वेल पोजीशन में 5-10 साल पुराना बना हुआ, इसका मतलब अच्छी निर्माण सामग्री लगाते हैं ये। वहां लोगों से बात करें कि भाई ये जो डेवलपर्स है, ये बीच बीच में आके चेक करते हैं कि नहीं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस करवाते हैं नहीं। इन सब चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नहीं तो मित्रों, मैंने ऐसे ऐसे भवन देखे हैं जो 2 साल के अंदर तो खंडहर हो जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखा करो, है ना। मेरे रियल एस्टेट के ज्ञान का आपको लाभ मिलने वाला मित्रों, यानी प्रॉफिट होने वाला। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, पूरा वीडियो देखना। बीच में रुक गए, अटक गए, तो समझ लो अपूर्ण ज्ञान अत्यधिक घातक होता है। ठीक है। वास्तु और पर्यावरणीय कारक। यदि आप वास्तुशास्त्र को महत्व देते हैं तो संपत्ति का डिजाइन और दिशा देख ले। भाई देखो, वास्तु का महत्व आजकल स्वयं सिद्ध है, सभी लोग वास्तु के अनुसार ही मकान बनवा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, समस्त पृथ्वी जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही ईश्वर का घर है। तो ज्यादा चिंता का विषय वास्तु तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि वास्तु को महत्व देते हैं तो देख लेना। और संपत्ति का डिजाइन और दिशा। भाई दिशा, कई लोग दिशा को बहुत महत्व देते हैं कि भाई पूर्व दिशा का अच्छा रहता है, नॉर्थ ईस्ट का अच्छा रहता है। ऐसा तो कोई बात नहीं है, अपने अनुसार देख लें। और कई लोगों को दक्षिण दिशा सूट करती है, तो कईयों को पश्चिम दिशा अच्छी लगती है, तो कोई नहीं। तो जल की समुचित आपूर्ति, ये ध्यान रखना है। यूँ कहते जल बिना थल नहीं, अगर पानी नहीं है तो थल का औचित्य नहीं है। ठीक है। कई ऐसे ऐसे ग्रह हैं जहां पर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो वहां पे जीवों का आवास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सजीव के लिए पानी अत्यधिक आवश्यक है। तो जल की समुचित आपूर्ति। अब मान लो पानी खट्टा हो, खारा हो, कड़वा हो, केमिकलों से युक्त हो, फ्लोराइड युक्त हो, तो ऐसी जगह पे भी भूखंड नहीं लेना चाहिए। देखो, मेरा तो ये मानना है। सीवरेज सिस्टम का बहुत ध्यान रखें। नालियां बह रही है सड़कों पर, सड़कें झील बन रही है, नहर बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां सीवरेज सिस्टम शानदार है, भूखंड वहां लेना है, डेवलप जगह पे लेना है। मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूं कल परसों में, जहां पे एक न्यू परियोजना लॉन्च हो रही है, तो उस वीडियो पर नजर रखना आप। ठीक है। वायु और ध्वनि प्रदूषण आदि की भी जांच कर लें। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जहां ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है, वहां विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। इसलिए स्वच्छ वायु होनी चाहिए, ध्वनि प्रदूषण अधिक नहीं होना चाहिए। मुख्य सड़कों से थोड़ा दूर ही आपकी भूमि होनी चाहिए, यदि निवास के लिए है तो। और यदि व्यापार के लिए तो मुख्य सड़क के बिल्कुल समीप या मुख्य सड़क के किनारे भूमि होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। भविष्य की संभावनाएं और निवेश मूल्य को ध्यान में रखें। उस क्षेत्र में आगामी विकास परियोजनाओं जैसे मेट्रो, हाईवे, मॉल आदि की जानकारी लें। संपत्ति के पुनर्विक्रय, रीसेल और किराए पर देने की संभावनाएं देखें। ये प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने आपको बताए मित्रों। एक बिंदु और है, संपत्ति बीमा और जोखिम मूल्यांकन। प्राकृतिक आपदाओं, आग, चोरी आदि से सुरक्षा के लिए प्रॉपर्टी बीमा लेना लाभदायक हो सकता है। क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, भूस्खलन यानी लैंड स्लाइडिंग अथवा अन्य समस्याओं की संभावना का भी मूल्यांकन करें। मान लो कोई ऐसी नई योजना आई है जिसमें बड़े बड़े गड्ढों को मिट्टी से भर के बना दिया, भैया वहां पे कम से कम 10 साल तक मकान मत बनाओ।
अगर मकान बना दिया तो मकान ही बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो धरती बैठेगी, इसलिए। तो इस प्रकार से जो समस्याएं हैं उसकी संभावनाओं का मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। कहीं आपने बिल्कुल रिवर फ्रंट पे ले लिया, भाई साहब बाढ़ आएगी मकान बह जाएगा, इसलिए इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। यदि नदी को सरकार ने पक्का कर दिया हो, कुछ इस तरीके से कर दिया हो तो अलग बात है, अन्यथा नदियों के जहां किनारे कच्चे हों उसके छूते हुए, स्पर्श करते हुए यदि कोई कॉलोनी डेवलप की गई है तो वहां भी प्लॉट लेने से बचें, ऐसा मेरा निवेदन है। रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर प्रक्रिया। प्रॉपर्टी का उचित रूप से रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। सभी करों और शुल्कों का भुगतान करने के बाद सेल डीड को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर कराए। भाई ये जो आपके बीच में विक्रय की शर्त हुई है, इसको सबसे समीपस्थ पंजीकरण कार्यालय में ले जाए, ठीक, और वहां पे इसको पंजीकृत कराएं, यानी रजिस्ट्रेशन इसका करवा लें। यह सबसे आवश्यक चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों यही थे 8 बिंदु। अपनी अंतिम स्लाइड आई है, उसे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मित्रों, यदि आप प्रॉपर्टी क्रय करते समय इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो आपका संपत्ति में निवेश सुरक्षित और लाभदायक रहेगा। इसलिए मित्रों आप लोग इन 8 बिंदुओं का ध्यान रखें और हाँ, मेरे वीडियोस पे बने रहे मित्रों। मैं आपके लिए जल्दी ही विभिन्न मुद्राओं और करेंसी नोटों के महत्वपूर्ण वीडियोस लाऊंगा कि कौन कौन से नोट्स आपके लिए लकी हो सकते हैं, कौन कौन से सिक्के आपके लिए लकी हो सकते हैं, कौन कौन से सिक्के ऐतिहासिक हैं, कौन कौन से सिक्के महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। तो कौन कौन वीडियोस को पसंद करेगा वो तो समय ही बताएगा। तो ठीक है मित्रों, हार्दिक धन्यवाद।